अनमोल पिंकी आपकी कब से क्लाइंट है? अनमोल पिंकी तकरीबन 2018 से मेरा उसके साथ प्रोफेशनल वकालत कर रहा हूँ उनकी। पर्चे में जो पहला 2020 की बात कर रहे हैं, उस पर्चे में अनमोल पिंकी के भाई का क्या रोल जो है वो लिखा गया? उस पे रोल ये था कि वो मौके पे इसको पुलिस ने पकड़ा जी, चरस थी वो उससे बरामद हो रही है 2 kg। 3 मुकदमात तो सामने आए हैं। इन तीनों मुकदमात में अगर वो को एक्यूज थी तो उनको किसी मुकदमे में चलान नहीं किया गया? नहीं, किसी मुकदमे चलान नहीं किया गया। जहाँ चेन ऑफ सेफ कस्टडी नार्कोटिक्स केसेस में ब्रेक हुई, वहाँ केस खत्म हो गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इनका माल जो था वो जो बरामद किया गया था वो सामने दिखाया गया है। इनके केस पे दंड पड़ेगा? वंशियात के मुकदमात में कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट लिंक लेकिन है। वो पिंकी थी, वो अनमोल पिंकी थी। अनमोल पिंकी थी। इन्होंने तो उसको डॉन बना दिया ना जी। अब 8 सालों में उसके खिलाफ 2-3 FIR थी और वो भी मामूली FIR है। और एलिगेशन तो 100 में से 50 बंदों पर लग जाते हैं। कितने एक्टर्स हैं, कितने सियासतदान हैं, CM PM जितने भी हैं, थोड़ी सी पीक पकड़ता है, कोई ना कोई एलिगेशन लगा उस पर लग जाते हैं, लेकिन वो मुजरिम नहीं है। कराची के केस में हो जाएगी सजा? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए उसको। वजह अब जो उस पर एलिगेशन है, अब एक डॉन को आप पकड़ रहे हैं और डॉन को जब आप रेड कर रहे हैं उसके घर में, तो वो मुस्कुरा रही है। ये जो FIR है, जो इस पर एलिगेशन लगाया गया ना जी, जब उसको पकड़ा गया ना, जो घर था, ना घर उसका, ना कोई रेंट डीड उसकी, ना वहाँ से कोई एम्प्लॉय पकड़ा गया, ना वहाँ से कोई लेबॉर्ट्री पकड़ी गई। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सुलेमान अवान। आजकल ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं मार्केट में, आज उस हवाले से बात करेंगे। उनके वकील राना इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी के ऊपर जो लाहौर में मुकदमा दर्ज किए गए थे, उस हवाले से भी इन्होंने जो है उन केसेस की पैरवी की है। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी, बात सलाम सलमान भाई। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अनमोल पिंकी को गिरफ्तार किया गया है कराची में, जो खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले जो लाहौर में मुकदमात थे, उन तकरीबन 3 मुकदमात थे। लियाकताबाद में, थाना वहादत रोड में, इकबाल टाउन जो थाना है वहाँ पे, और एक मुकदमा इनको ये जो कोट लखपत के एरिया में जो है थाना, वहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन 3 मुकदमात में जो है आप उनके लॉयर रहे हैं, उसमें एक इनकी घरेलू मुलाजमा थी साबरा बीबी और इनके भाई के ऊपर। इन मुकदमात में अनमोल पिंकी का क्या रोल था? सलमान भाई, वो तो 2020 की FIR पहली इकबाल टाउन में, वो उसके भाई पे, नासिर उसका भाई था जी, उस पर हुई। वो कोर्ट में 22 बरी हो गया। आफ्टर डैट फिर 2022 में उसके दूसरे भाई पे FIR होती है और उसमें भी वही रोल होता है इस पर। अब देखने वाली बात ये है जी कि क्या जो प्रोसिक्यूशन है या जो लोकल पुलिस है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक रोल ही मिल रहा है पिंकी के खिलाफ कि जी मुलजम ने बयान किया जी, अदरवाइज उसके खिलाफ कोई रोल नहीं है। तीसरी जो FIR होती है साबरा बीबी पे, उस पर भी यही है। इसके अलावा उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। सेम रोल, सेम जो फॉर्मेट होता है FIR का, वही चाह रहा है। अब उसमें जो वो सारे मुलजमान जो बरी हो गए, अब जब प्रिंसिपल एक्यूज बरी हो गया तो इसके मतलब तो कोई एलिगेशन को नहीं रह गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि सेम पैटर्न की FIR दर्ज की जाती हैं, मुझे वो ज़रा पैटर्न बताइएगा। पुलिस की लीकेजेस कहाँ पर हैं और मुलजमों को रिलीफ कहाँ जाकर मिलता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये FIR दर्ज करते हैं ना, स्टीरियोटाइप FIR होती है, उस पर सेम पॉइंट्स होते हैं जनाब। स्पाई इन्फॉर्म मुखबर ने इतला दी, मुखबर की इतला पे मौके पे रेड किया गया, वहाँ एक बंदा गिरफ्तार हुआ, उसकी फिजिकल पोजेशन से 100 कॉन्ट्राबैंड बरामद हुई। उसको हमने 100 उसकी जो प्रोसीडिंग करने के बाद मुलजम बयानी है कि ये जो मंशियात है ये अनमोल और पिंकी की है। ये एक स्टीरियोटाइप FIR है जी, और यही चलती आ रही है सदराज से। अच्छा, उस पर्चे में जो पहला 2020 की बात कर रहे हैं, उस पर्चे में अनमोल पिंकी के भाई का क्या रोल जो है वो लिखा गया उस था? पे रोल ये था कि वो मौके पे इसको पुलिस ने पकड़ा जी, ठीक है। उस पे जो चरस थी वो उससे बरामद हो रही है 2 kg, और उस पे FIR दर्ज हुई। और उसके बाद पिंकी का रोल बयान कर दिया कि ये जो चरस है ये मैं अनमोल और पिंकी की फरोख्त कर रहा हूँ जी। ये पिंकी का रोल इसमें जी। अच्छा, उसमें आपने उस ट्रायल को फेस किया, जी, उसको ट्रायल में से आपने उसके भाई को बरी करवाया। कहाँ पे आकर गवाह मुनहरिफ हुए या प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस साबित नहीं कर पाई?
देखिए, जब इसका चालान कोर्ट में आता है, उसके बाद जब इसकी जो एविडेंस वगैरह शुरू होती है, फिर इसमें वाहन जो भी कोर्ट में आते हैं उस पे क्योंकि एक तो ना जो रियल फैक्ट है वो ये है कि मौके पे 5% केसेस ऐसे होंगे पुलिस की तरफ से जो प्रोसीडिंग मौके पे होती है जी। अदरवाइज तो सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है वो पुलिस स्टेशन में होती है जी। और जो पुलिस स्टेशन में प्रोसीडिंग होती है उसमें जो गवाहान होते हैं जिनको पता ही नहीं होता अकरस का। गवाहान जो हैं एफआईआर में किन लोगों को जो है वो बनाया जाता है? देखें, एफआईआर में जो एक होती है रेडिंग टीम जिसमें 2 गवाह फर्द के होते हैं, एक सगासे का होता है, दूसरा एक मुद्दई मुकदमा होता है जिसकी तरफ से एफआईआर होती है, ये रेडिंग टीम होगी। आफ्टर डैट फिर इसमें एक मोहर मालखाना होता है, मोहर थाना होता है, फिर एक आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जिसने मौके पे जाकर सारी प्रोसीडिंग करनी होती है। और क्योंकि वो मौके पे जाते नहीं हैं, ये सारी की सारी जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है ये सारी पुलिस स्टेशन की होती है। वो इसलिए वो जो फ्लॉज होते हैं वो उनको पता ही नहीं होता। अब जो मौके की प्रोसीडिंग होती है उनको तो कभी ये नहीं पता होता इन गवाहान को कि इसके लेफ्ट राइट क्या है, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है जहाँ से मुलजम गिरफ्तार किया गया, इसके राइट लेफ्ट मशरक मगरब शुमाल जनूब इसमें है क्या, उनको कुछ नहीं पता होता, तो वो फ्लॉज रह जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब हम अभी पिंकी केस की बात कर रहे हैं, उसके भाई के केस के ऊपर जब आपने जरा की तो आपको कहाँ से जाके बेनिफिट मिला, कहाँ पे आपको लीकेजेस नज़र आई? जब गवाहान आते हैं उनसे आप किस तरह के क्वेश्चन करते हैं? देखिए, इसमें जो गवाह होते हैं जी मौके के, जिसमें मुद्दई मुकदमा है और जो रेडिंग टीम का जो अपना सेट होता है फर्द गवाह, उस पर सिर्फ और सिर्फ मौके के सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है जी, कि वो जो प्रिपरेशन पार्सल कॉन्ट्राबैंड उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो, फिर उसके अलावा टाइमिंग, ठीक है, फिर वो जो मौके पे जो आईओ ने आना है जाना है, आईओ ने क्या क्या मौके पे प्रोसीडिंग की, उसका होमवर्क क्या है, जो इनकी पार्सल्स होते हैं, जो इनकी फ़र्द मकबूज़गी वगैरह होती है, जो इस्तगासा तैयार होता है भाई उसका स्टाइल क्या था, वो कैसे तैयार हुई, कहाँ बैठ के तैयार हुई, ये मौके की होती है। आफ्टर डैट फिर उस पर एक मुहर्रर होता है जो हमारा स्टार विटनेस होता है, नारकोटिक्स में एक स्टार विटनेस होता है, उसको हम कहते हैं मुहर्रर, जो कि गार्डियन होता है सेफ कस्टडी का। अब जो CNS है ना जी, जो ये एक्ट है CNS एक्ट में सबसे जो प्रायोरिटी देखा जाता है वो देखा जाता है सेफ कस्टडी। ये जो कॉन्ट्राबैंड है, जितनी भी कॉन्ट्राबैंड है उसकी सेफ कस्टडी क्या है। अब उसमें जो मुहर्रर होता है वो गार्डियन होता है, जितना भी माल मुकदमा आना है उसके पास थाने में आना है, उसने उसको आगे विद सेफ हैंड रखना होता है जी। अब सेफ हैंड के लिए उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें रोज़नामचा होता है, रजिस्टर 19 होता है एक जिसको हम स्टॉक रजिस्टर कहते हैं, उसके पास आफ्टर डैट जब उसने उसको कंसर्न क्वार्टर में भेजना होता है, जैसे PFS लेबॉर्ट्री में, फिर उसने भेजना होता है उसको माल खाने में, ठीक है, फिर वो उसकी सारी एंट्री करता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उसके मुताबिक नई नई जजमेंट्स आ रही हैं, अब ये जजमेंट भी आ गई सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कि जो भी माल मुकदमा या कॉन्ट्राबैंड थाने में आएगी वो हर एक चीज़ का अंदराज होगा रजिस्टर्स 19 में, जो कि मोस्टली ये जो पुलिस स्टेशन के एहलकार होते हैं या जो विटनेस होते हैं वो उसको मिसिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अब तो ये जजमेंट्स भी आ गई सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद फिर जिसने पार्सल वगैरह ये जो माल मुकदमा होता है हमारा, इसको लेके जाना है, फिर उसकी एंट्री होती है, फिर उसने जब PFS से जाना है उसका एक डॉक्यूमेंट जारी करवाना होता है SP ऑफिस से, फिर वो जाके जो सैंपल पार्सल है वो PFS में जमा होना है विद इन टाइम लिमिट, फिर जमा होने के बाद फिर वो माल मुकदमा मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में भी पेश करते हैं। वो जो चले थी इनकी अपना पुलिस की एक चली थी SOP कि जो माल मुकदमा वो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जब आपने मुल्ज़म को लर्नड एरिया मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है तो जो भी केस प्रॉपर्टी है वो आपने प्रोड्यूस करनी है मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, उसको दिखाना है, फिर उसका एक जुडिशियल रिमांड पेपर होता है, फिर उस पर वो चीज़ मेंशन होती है। अब वो जो इनकी SOP बनी ना कि आपने वो जो केस प्रॉपर्टी है वो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेश करनी है, अब उसमें भी कई फ्लॉज आ जाते हैं। उसका रोड नहीं चाक होता, उसका मोहर का बयान नहीं होता है, उसमें उसकी एंट्री नहीं होती, ना रजिस्टर 19 में होती है, ना रोज़नामचे में होती है, वो फ्लॉज भी ये मुकम्मल नहीं कर सकते। फिर वो जो माल खाने में माल मुकदमा जमा होना होता है वो विद इन टाइम जमा होता है जी, फिर उसका आगे रजिस्टर होता है जी माल खाने वाले का, फिर उसका जो इंचार्ज माल खाना है फिर उसका बयान होता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंक्लूड करके इन्होंने, वो जो प्रोसिक्यूशन है उसने वो सारी चीज़ें कंक्लूड करके वो उन्होंने कोर्ट में पेश करनी है। वहाँ हम जब इस पे जिरा करते हैं तो उनको कई चीज़ें मेजर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। वो सेफ कस्टडी में मेजर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। उनकी जो ट्रांजैक्शन होती है, जो ट्रांसमिशन होती है सैंपल पार्सल की हद तक, जो माल खाने की, उसमें काफ़ी फ्लॉज आ जाते हैं। और जो उसके अलावा जो प्लेस ऑफ अकरेंस पे वो जो गवाहान आते हैं उनकी टाइमिंग पे सो इस तरह के बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। और जब ये डंट्स क्रिएट होते हैं जनाब, तो उसके बाद वो बंदा बरी हो जाता है। अनमोल पिंकी आपकी कब से क्लाइंट है? अनमोल पिंकी तकरीबन 2018 से मेरा उसके साथ मैं उसकी जो भी प्रोफेशनल वकालत कर रहा हूँ उनकी 2018 से 2018 से 18 से। अब तक लाहौर में उनके खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हुए? देखिए, जो अनमोल पिंकी है ना, उसके खिलाफ तो एक पर्चा भी नहीं है, FIR भी नहीं है। उसके खिलाफ जो रियल अपना FIR होनी चाहिए वो तो एक भी नहीं है। अब आपने उसको किसी न किसी तरीके से वो कनेक्ट कर देते हैं FIR में, लेकिन उस कनेक्ट करने के बाद फिर उसका फर्दर कोई उस पर प्रोग्रेस नहीं देते वो। 2020 में जब उनके भाई के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसमें आपने कहा कि एक बयान में, स्टेटमेंट में कहा गया कि ये अनमोल पिंकी का माल था, जी। ठीक है? तो इस बेस के ऊपर उसको चालान किया गया। अब उसमें जो प्रिंसिपल एक्यूज था उसका भाई, उसका चालान 173 के रिपोर्ट जो थी वो तो सबमिट होगी, लेकिन क्योंकि वो जो उसकी जो एलिगेशन था इस पर, वो था स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज। इसको एक लीगल फॉर्म में बताता हूँ। अब वो जो स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज होता है उसकी बाबत वो जो IO वगैरह होते हैं, वो उसका चालान जो सप्लीमेंट्री चालान होना चाहिए था, वो सप्लीमेंट्री चालान कोई भी सबमिट नहीं करवाया उन्होंने। क्यों नहीं करवाया? वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुबासर जो है। प्रोसिक्यूशन होता है, जो प्रोसिक्यूशन जब तक किसी भी मुलजम का ID कार्ड ना होना, उसका ID कार्ड सफ़ा मिसल पे या जुडिशल फाइल पे ना हो, तो जो प्रोसिक्यूशन वाले होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, वो उसको चालान ही नहीं करते। तो इस बेस पे भी वो जो उसका सप्लीमेंट्री चालान है वो भी नहीं है, ना वो खाना नंबर 2 में रखी गई, ना वो एब्सकॉन्डर थी, ना ही उसके मतलब कोई भी एक आज तक वो जो अदालत में कोई चालान सबमिट किया ही नहीं गया। देखिए, 3 मुकदमात तो सामने आए हैं। इन तीनों मुकदमात में अगर वो को एक्यूज थी तो उनको किसी मुकदमे में चालान नहीं किया गया। नहीं, किसी मुकदमे में चालान नहीं किया गया और अब ना ही जब उसकी अपना उसकी बाबत कोई प्रोग्रेस हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो आपसे रब्ता किया गया? जी, उसकी वालदा का मेरे साथ रब्ता हुआ जी 1 दिन बाद, बल्कि जिस दिन ये रात को तकरीबन रेड हुई, उसके अपना तकरीबन रात को रेड हुई इसकी जी, ठीक है, रात को इसको गिरफ्तार करके वो ले गए। उसके वेरी नेक्स्ट डे कहाँ से गिरफ्तार किया और कहाँ लेकर ये गए? जो इनको लाहौर में बेसिक पकड़ा गया, इसका एक मकान था रेंट का, ठीक है, वहाँ से इसको पकड़ा गया जी। वहाँ से पकड़ के फौरी ही वो उसको, अब देखें ये चीज़ तो अंडरस्टूड सी बात, ये तो मीडिया पे भी चल रही है कि इसको लाहौर से पकड़ा गया। अब वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, वो जो IB वाले हैं, जो सिंध पुलिस है, उसने वो लीगल फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं की। जो कंसर्न जो मुतलका थाना था, वहाँ भी इसकी ना कोई एंट्री मौजूद है और ना ही उन्होंने अपना वो जो जिसे मुतलका कहते हैं थाने को राहदारी रिमांड। इन्फॉर्म भी नहीं किया। राहदारी राहदारी जरूरी था। उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने शो ही उसकी गिरफ्तारी कराची से करनी थी। अगर तो वो राहदारी मान लेते तो फिर तो वो प्रूव हो जाती कि लाहौर से पकड़ा गया। इसकी राहदारी रिमांड तो हुआ नहीं, वो तो सेशन जज साहब ने देना था राहदारी रिमांड। वो तब होना था अगर वो ये प्रूव कर, ये शो करते कि हमने इसको लाहौर से पकड़ा है और हम फलां मुकदमे में इसको लेके कराची में जा रहे हैं, वहाँ हमारे पास ये मतलूब है। तो राहदारी जो रिमांड है वो तो ये होता है, लेकिन उन्होंने तो उसको किसी लाहौर में किसी का पेश नहीं किया। उन्होंने इसको यहाँ से इसके घर में रेड किया, उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद डायरेक्ट फ्लाइट से वो कराची ले गए उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनकी वालदा ने आपसे रब्ता किया, उनका क्या कहना था? उसकी वालदा ने रब्ता किया कि मेरी बेटी को ये लाहौर से गिरफ़्तार करके ले गए नामालूम अफराद। उसको ये नहीं पता था। अब जब तक उसकी वालदा को ये कन्फर्म नहीं हुआ कि उसको लेके कौन गया, वो तो तकरीबन 3 दिन या 2 दिन के बाद जाके उनको ये मालूम हुआ कि इनको तो कराची पुलिस लेके गई है। फिर उसके बाद हमने पिटीशन फाइल करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। तो तब तक जब तक वो पिटीशन लाहौर में फाइल करते हैं, तब तक तो उसकी जो गिरफ्तारी थी वो अपना मीडिया ने शो कर दी कराची से। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब कराची में इनको पेश किया गया,
और तमाम तर शवाहिद जो है वो सामने रख के मीडिया को बुला के मीडिया रिपोर्ट कर दी। इस केस के ऊपर ये क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए ये ट्रायल की बातें सारी। अब वो जो इसमें एक लाहौर में बड़ा मशहूर केस है जॉर्डन गैंग का, आगे मैंने जिक्र किया था इसका। अब जॉर्डन गैंग में ये और मैं और मेरे भाई एक शाह नवाब साहब चीमा साहब हैं, हमने दोनों ही वो बड़ा मशहूर केस था वो हमने किया था। अब उसमें हुआ ये था भाई कि जब मुल्ज़मान गिरफ्तार किए पुलिस ने, तो पेश करने के बाद उन्होंने उन मुल्ज़मान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, थाने में एसपी साहब। ये कोई जॉर्डन नाम से ऐसे लग रहा है जैसे कोई बैरूनी मुल्क जॉर्डन गैंग है, गैंग। ये एक आउट ऑफ कंट्री का एक बंदा था जी, अफ्रीकन लोग थे कोई? हाँ जी, वो आगे उसको ऑपरेट करता था, तो इसलिए पुलिस ने उसका नाम जॉर्डन गैंग कर दिया और उसको पकड़ा भी NIU वाले ने था। अब वो जो एसपी साहब ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो केस प्रॉपर्टी थी ना, वो सारी की सारी मीडिया के सामने रखी जी, और रखने के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब ये माल मुकदमा हमने इनसे बरामद किया जी, ठीक है ना, और वो सारी का सारा वो चैनल पे चल गया, वो मीडिया पे चल गया। अब उस ओनली सिंगल डन उस बेस पे वह जो जब वो केस कोर्ट में आता है जी, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी बाबत वो सारी की सारी एविडेंस कोर्ट में पेश की जाती है जी। जब वो एविडेंस कोर्ट में पेश होती है जी, तो उसी बेस पे वो जो मुल्ज़म थे वो बरी हो गए। कैसे? वो इसलिए बरी हो गए कि वो जो सेफ कस्टडी थी ना, एक लफ्ज़ है चेन ऑफ सेफ कस्टडी, जहाँ चेन ऑफ सेफ कस्टडी नार्कोटिक्स केसेस में ब्रेक हुई, वहाँ केस ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि जो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाँ जी, गई है, इनका माल जो था वो जो बरामद किया गया था वो सामने दिखाया गया है, इनके केस पे दंड पड़ेगा? जी ये मेजर रेंट है, ये मेजर रेंट है। और जब वो जो प्रोसिक्यूशन केस जब तक वो उसको प्रूव नहीं ना करते जो उसकी चेन है, अब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी की सारी जो मटेरियल था वो तो अब कराची पुलिस ने किया क्या, एक तो होता ना जो कॉन्ट्राबैंड है वो सील्ड पार्सल में होती है, ये सारी की सारी मैं आपको जो नारकोटिक्स के मुतल्लिक है ना वही बता रहा हूँ आपको, सील पार्सल कॉन्ट्राबैंड सो एंड सो। अब वो जो ये ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएं ये ताकि जो माल हमारे मुकदमा ये जो माल मुकदमा होता है ना जी, ये बेसिक मौके पे पुलिस ने उसको सील्ड करना होता है, ठीक। ठीक है। अब माल मुकदमा जब थाने में आता ना, तो वो सील्ड हालत में उसको माल खाने में रखा जाता है जी, फौरी। फौरी, और फौरी तौर पर उसको जो रजिस्टर्स वगैरह होते हैं उस पर चढ़ाया जाता है। अब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बेसिक ये जो अनमोल पिंकी का जो केस है ना, ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, अभी तक तो जुडिशियल ट्रायल ही नहीं हुआ उसका, अभी तक तो मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब मीडिया ने उसको कहाँ से ज़ीरो से लेके हीरो बना दिया, ठीक है, इतने उसके मामला थे नहीं जितने मीडिया ट्रायल ने उसको बना दिया। आप खुद ही कह रहे हैं 2018 से मेरे राब्ते में है और जी है, मुख्तलिफ मंशियात के मुकदमात में कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट लिंक लेकिन है। वो पिंकी थी, वो अनमोल पिंकी थी। अनमोल पिंकी थी, इन्होंने तो उसको डॉन बना दिया ना जी। देखें ना, 18 से लेकर 26 तक आज 8 साल हो गए, अब 8 सालों में उसके खिलाफ 2-3 FIR थी, और वो भी मामूली FIR है, हम इसको वो मेजर बासर FIR नहीं थी? कहते। बासर थी? बासर खातून है? नहीं बासर मुझे तो नहीं लगा बासर में खतून, अगर वो बासर खतून होती तो उसको कराची से लाहौर पुलिस आई है उसको लेके गई, उसको यही नहीं पता लगा, उसको तो पता ही नहीं इसके मुतल्लिक कि पुलिस आ रही है या पुलिस जा रही है। अगर तो वो जो बासर लाहौर में खतून, मुकदमात में इनडायरेक्ट उनका नाम आया, उनको खाना नंबर 2 में भी नहीं रखा, ठीक है, वो उनके ना खिलाफ चालान भी नहीं सप्लीमेंट्री जमा करवाया गया, इसका मतलब तो यही है कि वो बासर खतून है। देखें वो सिर्फ और सिर्फ नाकस आपको ये भी तफ्तीश बताऊं है। कि बीच में कोई पुलिस अफसर और कोई लॉयर भी उनके साथ हिस्सा है देखें उनका। वो जो लॉयर्स की बात हो रही है वो तो उसका हस्बैंड की बात हो रही है, जो एक्स हस्बैंड है, ठीक है, वो उसका एक्स हस्बैंड है ना, उसके मतलब वो सारा डिस्कस हो रहा है। अब देखें उसका जो एक्स हस्बैंड है उसके मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है या उसके मतलब क्या ऐसी बात है। अब ये तो सिर्फ मीडिया ट्रायल की बात है ना। देखें जो चीज़ मैं ये बात बताता हूँ, अब एक केस हुआ था हमारे मोहतरम मिनिस्टर साहब हैं जी, राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, अब उस पर केस हो गया जी, ANF वालों ने उस पर FIR चौक कर दी जी, और उसमें जो हीरोइन थी वो भी काफ़ी मिकदार में 13 थी किलो जी, 13 किलो 13 किलो काफ़ी मिकदार में थी। अब वो जो FIR होती है जी, तब
राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ बहुत बातें, बहुत न्यूज़, बहुत मीडिया ट्रायल स्वैंट्स होते हैं। जब उसका ट्रायल होता है और वो किया भी हमारे पीजी साहब ने जी, ठीक, फराद अली शाह फराद साहब अली ने। शाह साहब ने। अच्छा, उसमें जब उसका ट्रायल होता है जी, ट्रायल होने के बाद अब उसमें जो सबसे मेन एविडेंस थी वो थी सेफ सिटी। सेफ सिटी वो जो उसके जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने क्या किया, जब उसको रिमांड में पेश किया करने के बाद उन्होंने सेफ सिटी वालों को जनाब वाला मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन सबमिट की। जो सेफ सिटी वालों को बुलाया, बुलाने के बाद वो जो टाइम कंसर्न टाइम था उस पर उन्होंने वो जो स्टोर करने के बाद बतौर उसको एविडेंस वो जनाब सफ़ा मिसर पे आई आफ्टर डैट, जब ट्रायल शुरू हुआ। अब जब राना सनाउल्लाह साहब कोर्ट से बरी होते हैं तब उन पे एलिगेशन तो ख़त्म हो गए। देखिए वो तो बात ही ख़त्म होगी ना। देखिए जो हमारी जुडिशरी है, मुल्ज़म है। हम उसको तब वो जब उसको जो ट्रायल कोर्ट है, चार्ज फ्रेम होने के बाद मुल्ज़म मुजरम बनता है। नहीं, मुजरम बनता जब उसको सजा हो जाती है। अभी सजा तक तो एलिगेशन है ना, अभी तक तो मुल्ज़म है, वो मुजरम तो नहीं है। देखिए जब वो मुजरम होगी तब वो कंसीडर की जाएगी कि ये क्रिमिनल है। अभी तो सिर्फ जस्ट एक एलिगेशन है, और एलिगेशन तो 100 में से 50 बंदों पर लग जाते हैं। कितने एक्टर्स हैं, कितने सियासतदान हैं, कितने हमारे पीएम तक एलिगेशन लगते हैं, सीएम पीएम जितने भी हैं, हर बंदे पे जो भी थोड़ी सी पीक पकड़ता है कोई ना कोई एलिगेशन लगा उस पर लग जाते हैं, लेकिन वो मुजरम नहीं है। ये आप इसलिए तो नहीं उनको डिफेंड करते क्योंकि वो आपकी क्लाइंट है? देखिए वो मेरी क्लाइंट, मैंने तो उसको डिफेंड करना ही करना, मैंने तो उसको डिफेंड करना ही करना। जब तक कोई कोर्ट उसको कन्विक्शन ही दे देती तब तक वो मुल्ज़म है। कराची के केस में हो जाएगी सजा? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए उसको, वजह? क्योंकि जो अब देखें इसमें, अब जो उसमें एलिगेशन है, अब एक डॉन को आप पकड़ रहे हैं और डॉन को जब आप रेड कर रहे हैं उसके घर में तो वो मुस्कुरा रही है और सिंगल वन वो अपने घर में पड़ी। ये जो कंसर्न एफआईआर है, ये जो एफआईआर है, जो इस पर एलिगेशन लगाया गया ना जी, वो एलिगेशन ये इसके घर में रेड किया, ठीक है ना, वो आगे बैठी है। अब मेरे भाई मुझे ये बता दें, अब देखें जब उसको पकड़ा गया ना तो वो जो घर था, ठीक है, अब वो ना घर उसका, ना कोई रेंट डीड उसकी, ना वहाँ से कोई इम्प्लाई पकड़ा गया, ना वहाँ से कोई लेबॉर्ट्री पकड़ी गई, ठीक है। वो एक सिंपल सी मैंने आगे भी एड्रेस भी डिस्कस, बोगस कहा जा रहा है। एड्रेस भी बोकस है, और जिसके नाम वो रेंट एग्रीमेंट है, वो एक बीबी वो चीख रही है कि जनाब मुझे तो पता नहीं, मुझे तो उन्होंने बदनाम कर दिया, ठीक है। चलिए ये बातें तो आगे भी होगी। अब देखिए उसमें वो जो घर से पकड़ने के बाद, ठीक है, घर से पकड़ने के बाद उसको वो सारे का सारा वीडियो में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब जब तक वो जो वीडियो उन्होंने मौके पे बनाई है उसकी लेबॉर्ट्री नहीं होती, उसको पीएफएस में भेजते नहीं हैं, उसकी फ़र्द नहीं बनती, ठीक है। फिर उसको प्रूव करेंगे, इंडिपेंडेंट जो गवाहान है उसके ज़रिए प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने जो मीडिया ट्रायल किया, वो मीडिया ट्रायल को कहाँ लेके जाएंगे भाई? हर चैनल ने तो उसको एक्सपोज कर दिया, उसका जो कॉन्ट्राबैंड था, जो डिफरेंट इसमें जो भी कॉन्ट्राबैंड था इसका, ठीक है, उसको तो मीडिया ने एक्सपोज कर दिया। अब अगर वो मीडिया वाली बात कोर्ट में आ जाती है, या कोर्ट उसको बतौर पीडब्ल्यू किसी चैनल को बनाते हैं, या किसी इस पर फुटेज आई है, या जो किसी जिस चैनल पे भी वो चलती रही है उसको बतौर पीडब्ल्यू बुला लेते हैं, और वो सारी की सारी बात कोर्ट में आ जाती है, तो मेरे भाई उसको वो कैसे सजा देंगे उसको? और जब कोर्ट में ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि वो जो सेफ कस्टडी है वो इंटैक्ट नहीं है, तो कोर्ट उसको सजा दे ही नहीं सकती। अच्छा मुझे ये बताएं, मंशियात किस किस्म की है, कितनी इकसाम है उसकी मंशियात की? देखिए मंशियात तो बहुत इसमें काफ़ी कैटेगरीज की हैं, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी एफआईआर्स हो रही हैं, या जो यूज़ हो रही हैं, या जिसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही हैं, उसमें प्रायोरिटी पे आती है जी कोकीन, सेकंड आइस, हीरोइन, वीड है, चरस है, ओपीएम है, वो जो पिल्स टैबलेट है वो चारी है, एफरडीन्स है, एफरडीन्स जो फार्मूला एक, तो ये सारी की सारी वो इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है। लाहौर के आप नामवर वकील हैं मंशियात के केसेस के, आपके पास किस किस्म के केसेस आ रहे हैं, किस मंशियात से रिलेटेड? देखिए हमारे पास जो सारे के सारे केस हम करते हैं इस पर, ठीक, हम कोकीन के भी करते हैं,
जो भी यूज़ हो रही है, जिसकी एफआईआर होती है, वो हम इसको करते हैं, कोर्ट ट्रायल करते हैं उसका जी। मुझे अब ये बताएं, अगर आप इन मंशियात के केसेस का ट्रायल करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन ये भी होगी इनमें से महंगा नशा कौन सा है, सस्ता नशा कौन सा है, ये तो बताइएगा देखिए ज़रा। मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो नहीं करता, ठीक है, ठीक। लेकिन जो जनरल इंफॉर्मेशन है जो हम क्लाइंट से लेते हैं, अब इसमें तो जो टॉप पे जा रही है वो कोकीन जा रही है, ठीक है, हीरोइन जा रही है, और उसके बाद वीड एक, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर डेट वो जो छोटे मोटे जो चर्स है, चर्च ओपियम। की क्या कीमत है जी आजकल, ये तो बताएं, देखिए जो क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन है और चर्च, मोस्टली लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोअर क्लास है, और उनके ऊपर ही मैंने देखा है जो बड़े मंशियात फरोश हैं वो बच निकलते हैं, जो नए काम करने वाले हैं वो पकड़े जाते हैं। देखिए इसमें जो कितना गॉड, प्रॉफिट होता है कि आम शख्स भी जो है, गरीब जो है, वो भी इस काम की तरफ लगा हुआ है। देखें जो गॉड फादर्स हैं वो तो अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, ठीक है ना। वहाँ से तो यहाँ तो हम बातें करते हैं किलो 2-3 किलो, वहाँ तो ट्रकों के ट्रक चल रहे हैं। वहाँ से जब वो शिफ्ट होते हैं, जब ट्रक ही पूरे निकलते हैं, कहाँ से ठीक है। निकलते हैं और लाहौर जैसे शहर में कैसे पहुंच देखिए जाते हैं, लाहौर में तो ये इसकी सवाल काश्त भी कोई नहीं है, इन ठीक चीज़ों है। की लाहौर में काश्त भी कोई नहीं है, ठीक। ठीक है। ये सारे के सारे जो इलाका गैर वगैरह से जहाँ ये काश्त भी हो रही है, ठीक है, वहाँ से इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है। अब देखें कि जहाँ कहाँ इलाका गैर है और कहाँ लाहौर है, आखिरकार कोई ना कोई तो उसको इनको फैसिलिटेट करता है ना। लाहौर में पहुँचती भी है, लाहौर में उसकी सेल परचेज भी हो रही है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ जो मेन जो गॉड फादर हैं वो नहीं गिरफ्तार हो रहे। अब वो जो गरीब आदमी है वो जिसको लालच देते हैं, अब इसमें होता भाई ये है कि सपोज दैट अगर इसकी कीमत है 1 लाख रुपये 1 kg की, ठीक। यानी चर्स ओपियम सो एंड सो, वो जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं, ठीक है, वो उसको लेते हैं जी। सपोज दैट किसी ने 1 किलो ले ली, लेने के बाद वो उसको आगे ग्राम, जो 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम के हिसाब के उसकी वो परचून में बेचते हैं उसको, ठीक। वो उसका 2.5 लाख कमाते हैं, 3 लाख कमाते हैं यानी कि 3 गुना प्रॉफिट है जी, इसमें। 3 गुना प्रॉफिट इसमें चल रहा है। वो इसलिए तो इसकी जो 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 छोटे जितने भी ये गरीब काश्तकार हैं, जो परिंदे हैं छोटे, वो इसलिए तो ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि इसको परचून में बेचते हैं। जब परचून में बेचते हैं तो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है उसको पता चल जाता है। अब जो बड़े बड़े हैं जहाँ से निकलती हैं वो तो अरेस्ट ही नहीं होते, तो इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसलिए इसकी सेल परचेज ज़्यादा है। एएनएफ, सीएनएफ और पंजाब पुलिस की एफआईआर में क्या फ़र्क है? देखो जो पंजाब पुलिस है वो तो होगी, पुलिस स्टेशन होगी, ठीक है ना। अब जो एएनएफ है ये एफआईआर का क्या स्टैंडर्ड है? वो एफआईआर का स्टैंडर्ड ये है। सीएनएफ तो अब आई है ना, सीएनएफ तो अब उसको तकरीबन पंजाब आई। अभी तक तो सीएनएफ के ट्रायल भी शुरू नहीं है, अभी तक तो सिर्फ उसकी एफआईआर आ रही हैं, ठीक है। अभी उसके ट्रायल शुरू नहीं है हमारे पास। अभी उसकी मेरे ख्याल राउंड अबाउट 3-5-6 महीने में कुछ 100 एफआईआर होगी इसकी सीएनएफ की। उसमें भी वो जितने भी ये जो एक्स फौजी हजरात हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मुलाजम हैं उसके, ठीक है, उनकी अपनी, उनके पास जुडिक्शन ज़्यादा है। अब एएनएफ में भी उसकी भी जुडिक्शन ज़्यादा है, वो भी होल पंजाब जहाँ मर्जी रेड कर सकते हैं, किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, वो किसी भी जगह रेड कर सकते हैं। और वहाँ जो चर्च जो भी कोंडा बैंड है उसको पकड़ के वो उसको आगे सीज करते हैं, जो सो एंड सो। तो वो एएनएफ है, एएनएफ और सीएनएफ। एएनएफ मगरमच्छों को हाथ डाल रहा है जी, एएनएफ तो करता है जी। अब एएनएफ की कोई भी एफआईआर देखें, 100 किलो 200 किलो 500 किलो और पूरे के पूरे ट्रक की एफआईआर होती है। एएनएफ तो बहुत बड़ी एफआईआर है। और जो एएनएफ की रेशियो है वहाँ 95-96% कन्विक्शन है एएनएफ। तो पुलिस के जो एफआईआर है पुलिस की, इसमें इक्वेटेड कितनी इतनी ज़्यादा शरह क्यों है? वो इसलिए कि इसमें ना जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी नाकस होती है, वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं वो, क्योंकि कुछ जो गवाहान हैं उनको मौके का नहीं पता, कुछ जो उसमें आईओ वगैरह होते हैं उन्होंने आज तक कभी सीएनए से पढ़ा ही नहीं। अभी किसी गवाह को हम जब सीएनए के मतलब सवाल करते हैं, भैया आपने सीएनए से पढ़ा, वो कहता है हाँ जी, लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि उन्हें पढ़ा ही नहीं, उसमें क्लॉज का नहीं पता, उनके रूल्स का नहीं पता, वो लॉज का नहीं पता उनको।
फिर जो फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पे करनी होती है या परफॉर्म करनी होती है, उनको वो नहीं पता होता। अब क्योंकि जो एएनएफ है वो सारे के सारे जो उसमें विटनेस हैं, अब एएनएफ का जो लाहौर में है वो 2 स्टेशन है, ठीक है, उनका मालखाना भी अपना है, उनके गवाहान भी अपने हैं, उनके रजिस्टर भी अपने सारे, उनके जो गवाहान हैं वो पढ़े लिखे गवाहान हैं सारे, उनको A to Z हर चीज़ का पता होता है। तो ये काफ़ी सारी इसमें अपना डिफरेंस है दोनों में। लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी वाज़ेह जजमेंट थी और ये बाकायदा कहा गया है कि जब पुलिस, पंजाब पुलिस किसी के घर रेड करती है या मंशियात फरोश को पकड़ने जाती है तो वो कैमरे का इस्तेमाल करेगी और कैमरे में रिकॉर्डिंग करेगी। जी, ये चली थी, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थे, उसके बाद उसको लाहौर में फॉलो भी किया गया, ठीक है। लेकिन एक फिर नई जजमेंट भी आ गई सुप्रीम कोर्ट की कि वो ज़रूरी नहीं है, होना तो यही चाहिए था, लेकिन उसमें वो करते नहीं हैं। यही तो इसमें लीगल फ्लॉज थे जो वो परफॉर्म नहीं करते पुलिस वाले मौके पे, क्योंकि अगर वो मौके से किसी बंदे को अरेस्ट करें तो फिर ही वो मूवी बनाएंगे ना। अब होता क्या भाई, एक बंदे पे FIR है, 1 2 3 4 5, अब उसको नाके पे रोका उन्होंने, नाके पे रोकने के बाद सबसे पहले उसका ID कार्ड देखा, जब उसका ID कार्ड उन्होंने उसको चेक किया तो उस पर 3 या 4 FIR निकल आती हैं। अब लाहौर पुलिस करती क्या है जी कि उसको 3-4 FIR उसका वो रिकॉर्ड याफ्ता है, फौरी इसको लेके थाने में जाके फौरी इस पर कोई ना कोई FIR दे दी, सिर्फ अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए। क्या थाना में ये मंशियात पड़ी होती है? देखिए, ये जो थाने की मंशियात है ना, जो केस प्रॉपर्टी डालते हैं, इनके पास अगर सपोज दैट 10 पैकेट पकड़े, 20 पकड़े, 30 पकड़े, तो कुछ ना कुछ मटेरियल पड़ा होता है। जब ये फेक FIR देते हैं तो वो फिर पल्ले से डाल के वो जो सारे पार्सल तैयार करते हैं, करने के बाद उसको माल खाने में जमा करवाते हैं। तो ये अमूमन ये जनरली चल रहा है सिस्टम एक। उसके अलावा ये जो एलीट फोर्स वाले हैं, ठीक है, डॉल्फिन वाले, ये भी ये करते हैं। ये भी 3-4 जिस पे FIR होती हैं, 3-4 FIR हैं, उसको पकड़ा जाकर उन्होंने थाने में दे दिया। ये रिकॉर्ड याफ्ता है जी, ठीक है ना। मंशियात की क्वांटिटी कोई बाअसर शख्स जो है वो अपनी मर्जी से कम करवा कर अपनी मर्जी से FIR करवा सकता है पुलिस में? देखिए, होता तो नहीं ऐसे, मोस्टली होता तो नहीं ऐसे। मंशियात की ये क्वांटिटी तो कम नहीं होती? ये कम तो हो सकती है। देखें नहीं वो तो यही चीज़ें फिर इनके पास कहाँ से आती हैं मंशियात? देखें, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, यही इस माशरे को ख़राब कर रही हैं, यही इस माशरे को ख़राब करती हैं। अगर आपने कोई एक बाअसर बंदा पकड़ा है तो पकड़ने के बाद फिर आप उस पर पूरी की पूरी FIR दें। जो आपने उसके खिलाफ जो आपने उससे मटेरियल या जो आपने उससे सामान पकड़ा, पकड़ने के बाद आप उसको जनरेट करें, जो भी आपके पास एविडेंस है, करने के बाद आप उसको आगे भेजें। अब वो पकड़ा आपने 10 पैकेट, उससे FIR आप दे रहे हैं उस पर 500 ग्राम की, तो फ़र्क तो है ना जी। तो ये होता है जी, चलता है इधर। लेकिन ये चीज़ें प्रोसिक्यूशन को, यही चीज़ें कल जाके जब वो कोर्ट में जाती है, ये चीज़ें वो फेस करती हैं, प्रोसिक्यूशन फेस करता है सारा। 26 साल हो गए आपको, आप मंशियात के केसेस को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। कितनी ज़्यादा तादाद में आपने मुलज़मों को बरी करवाया? देखिए, मुझे तकरीबन मेरी प्रैक्टिस को 26 साल हो गए और मुझे जो नार्कोटिक्स में मैं तकरीबन 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल और मेरा ख्याल है मैं तकरीबन मैंने 14-15 साल में 20-25 हज़ार बंदा मैंने रिलीज़ करवा दिया। 20-25 हज़ार की बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जो नाकिस तफ्तीश है उसकी वजह से? जी, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, पूरी नाकफ तफ्तीश आ जाती है। फिर कोर्ट में जब हम उसका ट्रायल करते हैं, फिर हम उस पर एविडेंस जो उसमें जिरा वगैरह करते हैं वो चीज़ें हैं, फिर इसमें लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आ जाती है, फिर माल खाना आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये चीज़ अपने जिस बेस पे हम वो बंदा रिलीज़ करवा लेते हैं जी। अब आपके पास कितने ट्रायल हैं जो आप इन केसेस को देख रहे हैं एक अंदाजे के मुताबिक? मेरा ख्याल जब से ये CCD आई है ना, तब से तो ये अपना जो नार्कोटिक्स केसेस हैं इनकी तादाद कम हुई। अदरवाइज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैं पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस मेरे पास हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह नार्कोटिक्स के, और सबसे जो बड़ी क्वांटी बरी हो रही है वो भी मेरी है। देखें, लाहौर मैंने वो चौधरी शाह साहब ने मेरा एक इंटरव्यू किया था, आज तक लाहौर में 614 किलो बरी नहीं हुआ केस मैंने करवा दिया लास्ट ईयर में। कैसे? वही उस केस में क्या था? उस केस में ये था जी कि वो एक पुलिस ने FIR दी जी
कि हमने एक ट्रक पकड़ा पोस्ट का जी। जब उन्होंने ट्रक पकड़ा जी, ट्रक पकड़ने के बाद उन्होंने उसको मौके पे जाके तफ्तीशी ने उसके पार्सल चेक किया 100 तो वो जब चालान कोड में आता है, अब उसमें ये था वो जो ट्रक था उसको पे ही नहीं लगा, ठीक है। और फिर वो उन्होंने जिस गोदाम पे रेड किया, वो जो गोदाम था वो उसके नाम पे जो जो उसकी मलकियत थी, ठीक है, वो जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट थे वो बंदे के नाम थे ही नहीं, ठीक है। वो इसमें काफ़ी फ्लॉज थे। फिर वो कोर्ट में बरी कर दिया उसको। और उसमें सेफ कस्टडी थी, वो जो मुहर्रर था उसकी जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, उसमें वो जो मैंने आगे बताई कि जनाब वो जो मेन पॉइंट होते हैं हमारे सेफ कस्टडी थे वो सारे मिस कर गया। सीसीडी के आने से मंशियात फरोशों में कितनी कमी आई और आपके केसेस पे कितना असर हुआ? मुनशियात फरोश तो लाहौर में नजर ही नहीं आ रहा जी, वो तो लेकिन आपका चैम्बर अभी भी बड़े होते हैं, लेकिन वो कौन है? वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चल रहे मामला। देखें, ये जो क्राइम है ये रुक नहीं सकता, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये क्राइम चलता ही रहना है, ठीक है। अब वो जो फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं, ठीक है, वो जो नए नए करिंदे होते हैं, परिंदे होते हैं, वो लेके आते हैं अभी बेचते हैं, अभी फिर FIR चलती रहती हैं, वो तो फिर मामला चलते हैं ऐसे ही। अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल से डाटा लीक हुआ है, उसमें बड़े बड़े सियासतदान और अदाकारों के भी नाम है। क्या पुलिस जो है उनको शामिल तफ्तीश कर सकती है? देखिए, पुलिस के पास तो वाइटल पावर्स हैं, वो कर सकती हैं। अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है तो वो अपना जितने भी उससे मुतलका एविडेंस है या उसके मोबाइल से, जैसे आप कहते हैं डाटा, उस डाटे से मुख्तलिफ सियासतदान भी हैं, एक SP साहब भी उसमें मुतल हुए हैं, ठीक है। तो पुलिस को अगर रिक्वायर है तो उसको कॉलअप कर सकती है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, उसको शामिल तफ्तीश करके जो जो उन पे एलिगेशन अगर बनता है तो वो उसको पार्ट ऑफ फाइल बना सकती है जी उसको। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अनमोल पिंकी को सज़ा नहीं होगी इस केस में, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को, हम ये भी देख सकते हैं कि पुलिस वादा माफ गवाह भी बना सकती है क्योंकि दोनों के दरमियान सेल परचेज हो रही है। अगर वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं, सॉलिड प्रूफ बन जाएंगे, तो क्या सज़ा हो जाएगी? देखें, अगर तो अनमोल पिंकी उसके खिलाफ कोई जो हमारा CNS एक्ट है ना जी, उस पे हर किस्म का जो जिसने रोल प्ले करना है जी, उस पे वही ऑफेंस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर तो उन्होंने सेक्शन उस पे 15 लगाया होगा, 15 वो होती है फैसिलिटेट करना, अगर तो वो लगा होगा तो उसको जो सेक्शन 15 है उसमें जो जो मुल्ज़मान होंगे, ठीक है ना, उनको 15 के तहत ही सज़ा दी जाएगी। अब देखें, मुल्ज़म तो पकड़ लिया उन्होंने पिंकी को घर से, ठीक है, तो यहाँ तो उसके खिलाफ ये एविडेंस आए, ठीक है, कि मैंने जनाब ये जो FIR है इसमें जो मटेरियल वो यूटिलाइज़ करी थी या जो हमने मौके से बरामद किया है, ये मैंने से सेल परचेज़ किया है या मैंने से ख़रीदा है जी, ठीक है, तब तो वादा माफ गवाह होगा। अब देखें, FIR आप उसके खिलाफ दे रहे हैं जी मनशियात की, अब उसके आप अकाउंट भी फ्रीज कर रहे हैं। अब देखें, एक भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो कि पिंकी से वाबस्ता हो, पिंकी के अपने नाम से कोई अकाउंट ही कोई नहीं। तो ये तो हर शार्प मुल्ज़म जो है अपने नाम से कोई ना प्रॉपर्टी लेता है और ना ही कोई अकाउंट बनाता है। और अगर आपने उसके जो साथ थे सहूलतकार थे, आपने उसको कनेक्ट किया है तो आपने इसको ये भी तो पुलिस ने प्रूव करना है ना कि वो जो अकाउंट उसका जनरेट कर रहा है, ठीक है, भाई पिंकी के अकाउंट से उसको कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो फ्लॉज छोड़ जाती हैं पुलिस। अब देखिए, उसमें अगर वो कहते हैं 2700 बंदे हैं जी जो कि पिंकी के फोन क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स का किसी जगह जिक्र नहीं है, वो कहते हैं कि उसके मोबाइल से राब्ते में थे जी। अब मे बी उसका कुछ सोशल कोई तल्लक हो, उसके साथ कोई पर्सनली तल्लक हो, कोई फैमिली वाइज तल्लक हो, ये चीज़ें तो सारी की सारी बाद में पता लगेगी। अभी तक तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जिससे ये प्रूव हो कि पिंकी के ये सारे के सारे उसके गाहक थे या उसके कुछ चीज़ उससे वो लेते थे और उसको यूज़ करते थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं। जब उनको गिरफ्तार करके पहले दिन जब अदालत में पेश किया गया तो उनको जुडिशल कर दिया गया, फिर दोबारा रिमांड कैसे मिला? देखिए, जब उसको फर्स्ट डे पे उन्होंने पेश किया तब तक उसके खिलाफ एविडेंस कोई नहीं, उसके खिलाफ कोई FIR ही कोई नहीं थी,
तो गिरफ्तार करके जुडिशल मतलब अदालत में क्यों पेश किया फिर? जब उसको किस बेस पे? उन्होंने कराची के केस में गिरफ्तार किया ना जी, और वो आप देखेंगे कि वो जो पिंकी है वो सिंगल वन जा रही है, पीछे उसके वो जो आयुध वगैरह थे, ठीक है ना। अब वो जो उसने कैट वॉक की, उसकी बेसिक की जो उसकी बदकिस्मती शुरू हुई ना, वो कैट वॉक से शुरू हो रही है। अब तब तक तो एक भी उसके खिलाफ पुलिस ने, जो सिंध पुलिस है, जब उसको पेश किया ना भाई, तो तब तक तो एक भी एफआईआर सफ़ा मिसर पे नहीं थी। ओनली सिंगल एफआईआर जिसमें उसको पेश किया। और जब वो मीडिया पे आ गई, जब उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, तब उस पर वो एफआईआर शुरू हो गया। नहीं, यानी कि उनके केस की कानूनी हैसियत क्या है इस टाइम? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ उसके खिलाफ उसको सजा होगी, क्योंकि उसमें फ्लॉस बहुत है। उनकी एक दरख्वास्त अदालत में प्रोसिक्यूशन की जानिब से दायर की जाती है कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकती, लिहाजा वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो ये देखो हो भी सकता है ऐसे? देखो होते हैं, अगर सिक्योरिटी बेसिस होते हैं, अगर जहाँ पुलिस को ये अप्रीहेंशन हो कि ये जो ख़तरनाक मुलज़म है, या ये जो मुलज़म जब कोर्ट में पेश होगी तो सिक्योरिटी रिस्क है, तो अगर ट्रायल कोर्ट उसको समझती है कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, तो उसका वो जेल ट्रायल भी हो सकता है। लेकिन अपने कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। वो कहते हैं इसकी फ़िज़िकल पोजेसन शो करें इधर। लाहौर में उनके खिलाफ जो कोट लखपत में मुकदमा दर्ज किया गया है, बताया ही जा रहा है कि इस केस में वो मतलूब है। अगर उनको लाहौर में शिफ्ट किया जाता है तो वो इस केस में उनको किया जाएगा। नहीं नहीं, वो उसमें वो बुला ही नहीं सकते उसको। वो कैसे बनाएंगे भाई? वो मतलूब तो तब होगी ना अगर वो उसका कोई रिकॉर्ड होगा। वो जो एक सीआर होता है, ठीक है ना, वो सीआरओ पे उसका कोई मुकदमा शो होता हो, ठीक है, या जो मुतलका पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वहाँ एक रिकॉर्ड होता है एब्सकॉन्डर का, इश्तिहारी का। सही। अगर तो मुतलका वो पुलिस स्टेशन में वो उसका कोई रिकॉर्ड हो कि ये बंदा या ये जो पिंकी है या ये जो मुलज़म है, ये हमें फ़लाँ मुकदमे में दरकार है या वांटेड है, तब तो वो उसको बुला सकते हैं या उसको शामिल तफ्तीश करते हैं। वो प्रिंसिपल क्यूज बरी हो गया, चलान अपना दाखिल दफ्तर हो गया, अब उसको किस हिसाब से लेके आएंगे इधर? मंशियात बनाने में ये बड़ी एक्सपर्ट है, इस तरह की भी बातें जो है वो ज़द-ए-आम है। वो जो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल की बातें हैं जी। देखे ना उसको पे जो अब आपने उसको देखा होगा वो क्या बना रही थी। वो देसी तरीका था एक, जो पुलिस का एलिगेशन है। अब आपने बोला जी मीडिया ट्रायल वालों ने कि 70 करोड़ रुपए की इसकी लेबॉर्टरी थी जी, आपने सुना होगा। अब वो 70 करोड़ की लेबॉर्टरी दे लें क्या? एक थाल है और एक चम्मच है। वो कोई ये बंदा, लेबॉर्ट्री है। ये लेबॉर्टरी है जी। वो लेबॉर्टरी कहाँ गई? वो ऐसी कोई चीज़ नहीं इस पर। ठीक है, उसकी बदकिस्मती है कि वो फंस गई, ठीक है, और वो मीडिया ट्रायल की जीनत बनी है तो उस पर एफआईआर हो रही है तो बस। जो 2700 लोग उनके राब्ते में हैं वो किस लिए राब्ते में हैं? देखिए जी, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करेगी उसके बाद चीज़ें बाहर आएंगी, तभी पता लगेगा कि इसमें जो 2700 बंदे हैं वो कौन है, और इस बीबी ने उससे रब्ता क्यों किया, और किस कैटेगरी में किया, और किस लिंक में किया, क्यों बीबी ने उसके अपने नंबर रखे थे। हमने तो वो चीज़ देखनी है जो चीज़ कोर्ट में आनी है जी, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हमने तो वो देखनी है जी। ये मुझे बताएं कि जब ये आती हैं अगर लाहौर में और उनको किसी मुकदमे में नामजद अब बना के कर दिया जाता है तो उसकी क्या लीगल हैसियत होगी? देखिए उसकी क्योंकि लीगल बातें तो की जा रही हैं कि उनको लाहौर में शिफ्ट करना है। देखें, अगर उसको लाहौर में करेंगे ना, शिफ्ट करेंगे, तो वो जो मुकदमात हो गए, मेरा ख्याल है वो तो डिस्चार्ज होगी, फौरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वो एविडेंस कोई नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जुडिशरी है ना, उन्हें देखना है एविडेंस, कि अगर प्रोसिक्यूशन के पास कुछ चीज़ ऐसी है जो कि इस मुलज़म को इस मुकदमे के साथ कनेक्ट करती है, या ये एविडेंस सफ़ा मिसल पे मौजूद है कि इस एविडेंस की बेस पे वो मुलज़म जिसको वो जो पेश करेंगे, अब अनमोल पिंकी की बात कर रहा हूँ, कि अगर तो कोई ऐसी एविडेंस सफ़ा मिसल पे आए कि इस एविडेंस की बेस पे क्या पिंकी को कन्विक्शन हो सकती है, तो तब तो उसको वो रिमांड में देंगे। अदरवाइज अगर वो ऐसी चीज़ कोई नहीं सफ़ा मिसल पे, तो मेरा ख्याल वो तो डिस्चार्ज हो जाएगी, फौरी डिस्चार्ज हो जाएगी मुकदमात में।
बहुत शुक्रिया राना साहब। हमारे साथ मौजूद थे राना इरफान साहब, जो कि मंशियात केसेस के एक्सपर्ट हैं, लाहौर में एक नामवर शख्सियत है। इनका कहना यही है कि अनमोल पिंकी के ऊपर जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, और ट्रायल में जाकर जो है उनको किसी भी मुकदमे में जो है वो सज़ा नहीं हो सकती। हत्ता कि जो लाहौर में कोट लखपत जेल में मुकदमा दर्ज किया गया है, इस हवाले से भी इनका कहना यह है कि अगर उनको शामिल तफ्तीश करके लाहौर मुंतकिल किया जाता है तो उस केस में भी इनको सज़ा नहीं हो सकती। पब्लिक पॉडकास्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।